नमस्कार मित्रों और प्यारे बच्चों। चूँकि यूपी बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षा नज़दीक है, उसी को लक्ष्य बनाकर यह पीपीटी बना है। ये हाई स्कूल यूपी बोर्ड पे आधारित है और साथ में अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत उपयोगी है। आज हम लोग देखेंगे रामचंद्र शुक्ल का जीवन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जीवन परिचय है, आज उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था, उनकी कृतियाँ क्या है, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यह आप लोगों को बता दें कि रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध गद्यकार, निबंधकार, आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं और इनका जन्म मित्रों कहाँ हुआ था? बस्ती में हुआ था। ध्यान रखिएगा, बस्ती में हुआ था, बस्ती में, कोई और नहीं। गोरखपुर के बाद आप आगे जाएंगे ना तो बस्ती पड़ेगा और उसी बस्ती में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि आप लोगों को लिखना भी तो है ना। 4 अक्टूबर 1984 को, 4 अक्टूबर 1984 को हुआ था। कहाँ हुआ था? अरे भैया कहीं नहीं हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? बस्ती में हुआ था। बस्ती के किस गांव में हुआ था? अगोना गांव में हुआ था। एक अगोना गांव है, उसी में इनका जन्म हुआ था। इतना हम लोग का क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि इनके पिताजी का क्या नाम था। तो मित्रों, इनका पिताजी का नाम था पंडित चंद्रवल्ली शुक्ल। इनका नाम क्या है? रामचंद्र शुक्ल। इनके पिता का नाम क्या है? चंद्रवल्ली शुक्ल। तो इतना ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये तो ज़रूरत होगी ही होगी, क्योंकि पिता तो महत्वपूर्ण है और जो पेपर में मिला है उतना ही हम लोग को पढ़ना भी है। तो जन्म बस्ती में, कब? 4 अक्टूबर 1884। पिता का नाम चंद्रवल्ली शुक्ल। और ये इनके पिता करते थे क्या थे? इनके पिता कोई मजदूरी नहीं करते थे बच्चों, ये ध्यान रखे रहना। इनके पिता क्या थे? यह जो है कि कानूनगोई थे। कानूनगोई, जो कानूनगोई लेखपाल के ऊपर वाले जो पद होता है, वह पद पे इनके पिता थे। सुपरवाइजर कानूनगोई थे, ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इनके पिता सर्विस वाले थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आइए थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि जैसे आप लोग हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसी तरह ये भी हाई स्कूल में पढ़े थे। लेकिन ये हाई स्कूल में कहाँ पढ़े थे, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। रामचंद्र शुक्ल जो है कि हाई स्कूल कहाँ से पढ़े थे? मिर्ज़ापुर के ज़िले से मिशन स्कूल से पढ़े थे। मिशन स्कूल का मतलब ये होता है कि पहले या अब भी जो ईसाई वाले लोग होते हैं अपना कॉलेज खोलते हैं, तो उन कॉलेज में ही इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। कहाँ? मिर्ज़ापुर में हुई थी। ध्यान रखिएगा, मिर्ज़ापुर ज़िले में। कहाँ? मिशन स्कूल में हुई थी। और एक चीज़ इनके अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी क्या थी कि ये क्या थे? गणित में कमज़ोर थे। ध्यान रखिएगा, अधिकांश बच्चे गणित में कमज़ोर होते हैं। गणित में कमज़ोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ी। ठीक है। इंटर की परीक्षा ये कहाँ से पास किए? कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश किया। इंटर की परीक्षा के लिए कहाँ गए? कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश किया। लेकिन अंतिम वर्ष जो है कि इनकी परीक्षा क्या हुआ? किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा पूर्व ही विद्यालय छूट गया, यानी इंटर की परीक्षा फाइनल नहीं दे पाए थे। लेकिन सोचिए उस जमाना क्या था। इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। इधर पढ़ाई भी छोड़ते हैं, इधर नौकरी भी मिल जाती है। आजकल तो नौकरी खोजने पे नहीं मिलती है, लेकिन वह क्या, इंटर पे ही ये नौकरी करना शुरू कर दिए। कहाँ शुरू किए थे? ये न्यायालय में नौकरी करना शुरू किए थे। ये न्यायालय में नौकरी करना शुरू किए थे, किंतु पढ़ाई में इनका विशेष जोर था, किंतु सौभानुकूल होने के कारण छोड़ दी और मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक भी हो गए। अब सोचिए पहले क्या होता था। आजकल बीए में लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन वही ये मिर्ज़ापुर में क्या हो गए? चित्रकला के अध्यापक हो गए। ध्यान से देखिए,
पहले न्यायालय में नौकरी की, कहाँ, मिर्ज़ापुर। फिर उसके बाद कहाँ हुए, मिशन स्कूल में, वही मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। कितनी बड़ी बात है। उसके बाद क्या होता है, अब इनकी शिक्षा भी चलती है, नौकरी भी चलती है। ठीक है, शिक्षा भी चली, नौकरी भी चली। अब पहले जैसे इतना कॉलेज था नहीं, स्कूल था नहीं। ठीक है, तो कॉलेज स्कूल था नहीं, तो होता क्या है कि इसी बीच ये क्या बोलते हैं, घर पे बैठ के पढ़ते थे। क्या क्या पढ़ते थे, हिंदी पढ़े, अंग्रेजी पढ़े, संस्कृत पढ़े, बंगला पढ़े। इतने भाषाओं का ज्ञान है क्या है, घर पे बैठ कर ही पढ़ लिए। इसी बीच स्वाध्याय मतलब अपने पढ़ के, ठीक है, स्वाध्याय मतलब घर पे पढ़ के ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और पत्र पत्रिकाओं में लिखना भी प्रारंभ कर दिए। इतनी इनकी अच्छी बातें थी कि ये घर पे कौन कौन भाषा सीखे, हिंदी सीखे, अंग्रेजी सीखे, संस्कृत सीखे, बंगला सीखे। ठीक है, और पत्र पत्रिकाओं में लिखना भी शुरू कर दिया। और उसके बाद ये जो है कि अपनी पढ़ाई आगे जारी रखे। फिर क्या हुआ कि ये बीएचयू में यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ये असिस्टेंट प्रोफेसर पद पे हो गए। कैसे, हिंदी के प्राध्यापक पद पे हो, यानी नौकरी किए, साथ में अपनी पढ़ाई भी पूरा किए और घर पे बैठे बैठे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला भाषा का ज्ञान भी लिया। और नौकरी फिर कहाँ कर लिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय अर्थात बीएचयू में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्राप्त कर लिए। और इतना ही नहीं मित्रों, बाबू श्याम सुंदर दास जो बड़े अच्छे लेखक थे, उस समय के भाषाविद भी थे। तो बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद, ठीक है, शुक्ल जी हिंदी विभागाध्यक्ष के पद पर सुशोभित किया। मतलब इनसे पहले कौन नौकरी कर रहे थे, बाबू श्याम सुंदर दास, ये विभागाध्यक्ष थे। अब बाबू श्याम सुंदर दास के बाद वहाँ बीएचयू का हिंदी का विभागाध्यक्ष कौन बना, तो हिंदी विभाग का विभागाध्यक्ष कौन बना भैया, तो ये रामचंद्र शुक्ल बने। और उसी पे कार्य करते हुए क्या हुआ कि ये 2 फरवरी 1941 को, ध्यान रखिएगा, 2 फरवरी 1941 को यह स्वर्ग सिधार हो गए, अर्थात इनका देहांत हो गया। तो यह ध्यान रखिएगा, जन्म कब हुआ था, यह ध्यान रखिए, मृत्यु कब हुआ, 2 फरवरी 1941। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं क्या हुआ। इनकी रचनाएं बड़ी प्रसिद्ध है। इनकी रचनाओं में आप लोगों को जानना चाहिए कि शुक्ल जी उच्च कोटि के निबंधकार हैं। सबसे पहले निबंधकार और आलोचक हैं, ध्यान रखिएगा, निबंधकार और आलोचक हैं। ये कवि के रूप में उतना प्रसिद्ध नहीं है, ये निबंधकार हैं, आलोचक हैं। ठीक है, और उन्हीं के नाम पर जो है कि शुक्ल युग चलता भी है। अब देखते हैं कि इनकी रचनाएं कौन कौन है, भी ध्यान देने की जरूरत है। इनकी रचनाएं सबसे अच्छी रचना कौन है, जो निबंध का संग्रह है, वह कौन है, चिंतामणि है। ठीक है, और चिंतामणि के कितने भाग हैं, 4 भाग हैं। चिंतामणि के 4 भाग हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक इतिहास का किताब भी लिखा है। जब आप लोग हाई स्कूल पास करके जब BA में जाएंगे तो इनकी किताबें बड़े प्रमाणिक है। उस किताब का क्या नाम है, हिंदी साहित्य का इतिहास। अब कोई पूछ दे कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा, तो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। यह ध्यान देने की जरूरत है। फिर उनके बाद आप अन्य आलोचना भी लिखते हैं, बहुत बढ़िया। आलोचना में क्या क्या आलोचना लिखे, सूरदास की आलोचना किए, रसमीमांसा नामक एक आलोचना किए और त्रिवेणी नामक आलोचना किए। और इस त्रिवेणी में 3 कवि हैं मित्रों। कितने हैं, 3 कवि। कौन कौन कवि हैं, एक हैं सूरदास, एक है तुलसीदास और एक है जायसी। ठीक है, 3 कवियों की जो है कि जीवन परिचय बहुत बढ़िया से उनके रचनाओं के बारे में किसमें लिखा है, त्रिवेणी में लिखा है। त्रिवेणी किसकी रचना है, रामचंद्र शुक्ल की रचना। एकदम रट जाओ, चिंतामणि, सूरदास, रसमीमांसा, त्रिवेणी, इनकी रचनाएं है। और फिर आगे कौन कौन रचनाएं हैं, इन्होंने संपादन किया, किताब का संपादन किया। कौन कौन संपादन किया, जायसी ग्रंथावली। कोई पूछ दे कि जायसी ग्रंथावली का संपादक किसने किया, तो
रामचंद्र शुक्ल किया। फिर उसके बाद तुलसी ग्रंथावली, तुलसी के बड़े इनके प्रिय कवि थे और तुलसी प्रिय कवि होने के कारण इन्होंने तुलसी ग्रंथावली भी लिखा। फिर भ्रमर गीत सार, जब बीए में जाएंगे तो भ्रमर गीत सार आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो ये हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसी का पहले नाम था हिंदी शब्द सागर नाम था, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के नाम से प्रकाशित किए थे। और काशी नागरी प्रचारी पत्रिका, ध्यान रखिएगा, काशी नागरी प्रचारी पत्रिका और आनंद कदामिनी का भी इन्होंने संपादन किया। कौन? रामचंद्र शुक्ल ने संपादन किया। ठीक है। इनकी एक कहानी बहुत शानदार है जो बार बार पूछी जाती है और आप लोगों को एकदम कंठस्थ हो जाना चाहिए। 11 वर्ष का समय, इनकी कहानी का नाम क्या है? 11 वर्ष का समय। किसने लिखा? रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। क्या, कौन सी कहानी लिखा? 11 वर्ष का समय। ठीक है। उसके बाद एक काव्य कृति भी बड़ा प्रसिद्ध है। काव्य कृति क्या है? अभिमन्यु वध। ठीक है। महाभारत की घटना में जो अर्जुन के पुत्र हैं, ठीक है, अभिमन्यु, उन्हीं के बारे में यह अपनी काव्य रचना करते हैं। कौन सी काव्य रचना करते हैं? अभिमन्यु वध। ठीक है। उसके बाद साथ साथ मित्रों में भी ध्यान रखना चाहिए कि यह कई जैसे और भी जैसे भाषाओं का अनुवाद भी किया, जैसे मान लीजिए कि आदर्श जीवन, कल्याण का आनंद, विश्व प्रबंध, बुद्ध चरित, ये अनुवाद भी किए अन्य भाषाओं से लेकर। ठीक है। तो इतनी जानकारियां कम से कम इनको होना चाहिए। फिर उसके बाद अब आपसे एक और नया प्रश्न बनेगा। क्या बनेगा? कि शुक्ल जी की भाषा कैसी थी? ठीक है। शुक्ल जी की भाषा कैसी थी? संस्कृत निष्ठ। ध्यान रखिएगा, शुद्ध और परमार्जित खड़ी बोली का प्रयोग करते थे। ध्यान रखिएगा, शुक्ल जी की भाषा, निबंध की भाषा किस तरह, जैसे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल के निबंध की भाषा क्या थी। आपसे प्रश्न कैसे आएगा कि रामचंद्र शुक्ल के निबंध की भाषा क्या थी, तो आप केवल इतना ही लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। कि किस तरह लिखना है? शुक्ल जी की भाषा संस्कृत निष्ठ, शुद्ध तथा परिमार्जित खड़ी बोली है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, इस बार भी पूछेगा। परिष्कृत साहित्य भाषा में संस्कृत के शब्दों का योगदान बोधमय और विद्वान है। कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार यह उर्दू, फारसी और अंग्रेजी बोलियों का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है। शुक्ल जी ने मुहावरे और लोकोक्तियों का भी खूब प्रयोग किया है। ध्यान रखिएगा, इनकी भाषा क्या है कि मुहावरे और लोकोक्तियों को भी इनका प्रयोग खूब किया है। व्यंजनापूर्ण, भावपूर्ण, व्यवहारिक बनाने का भरपूर प्रयास किया है। शुक्ल जी की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि शुक्ल जी की भाषा एकदम गठी हुई है, लगता है कि जैसे एकदम बिल्कुल गंभीर। इसमें व्यर्थ का एक भी शब्द नहीं आने पाता है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचार व्यक्त करने की क्षमता इनके अंतर्गत है। और अवसर पाने पर इन्होंने वर्णात्मक, विवेचनात्मक, भावात्मक, व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग किया। शुक्ल जी का हास्य व्यंग शैली का भी प्रयोग किया। अगर पूछ दे प्रश्न कि रामचंद्र शुक्ल ने किस तरह की शैली का प्रयोग किया, तो आप क्या करेंगे? कहेंगे कि रामचंद्र शुक्ल ने वर्णात्मक शैली का भी प्रयोग किया है, विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया है, भावात्मक शैली का प्रयोग किया है, व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग किया है, कहीं कहीं हास्य व्यंग शैली का भी प्रयोग किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न और आ सकता है कि शुक्ल जी का साहित्य में योगदान क्या था। ये कई बार पूछता है कि शुक्ल जी आखिर में, रामचंद्र शुक्ल अगर नहीं रहते तो साहित्य का क्या नुकसान हो जाता। तो शुक्ल जी का क्या योगदान है देखने की जरूरत है। शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक हैं। क्या है? आलोचक हैं, श्रेष्ठ निबंधकार हैं, साथ में इतिहासकार भी हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने ही तो लिखा है ना। फिर उसके बाद शैलीकार हैं, वर्णात्मक शैली, भावात्मक शैली, कई शैलियों का प्रयोग करते हैं। और इनके नाम से युग भी चलता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि शुक्ल युग किस समय से किस समय तक चलता है। इन्होंने सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार की आलोचनाएं लिखी हैं।
इनके विद्वता के कारण ही हिंदी शब्द सागर के संपादन का कार्य भी किया, और कितने वर्षों तक किया, ठीक है। इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नागरी पचाड़ी पत्रिका का संपादन भी किया। इन्होंने और क्या काम किया, अंग्रेजी बंगला के कुछ अनुवाद भी किए। आलोचना इनका मुख्य प्रिय विषय था। हिंदी साहित्य का इतिहास का लेखन लिखकर, ठीक है, इतिहास लेखन, साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात किया। यानी जो हिंदी साहित्य का इतिहास मित्रों हम पढ़ते हैं, बच्चों हम पढ़ते हैं, तो किसके आधार पे हम लोग पढ़ते हैं, रामचंद्र शुक्ल का जो लिखा हुआ इतिहास है। कौन सा हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास। कब लिखा गया था, 1929 में लिखा गया था। और सोच लीजिए कि अब तक हम लोग पढ़ते हैं, यह ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। तो आशा होगा मित्रों कि आप लोगों को रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय और रचनाएं अच्छे से आप लोग तैयारी कर लेंगे। और हाई स्कूल का 22 तारीख को परीक्षा है, तो उसमें अधिकांश लड़ने का चांस है। पुनः शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में आप लोग हिंदी नवजीवन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें कि अन्य भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं अभी से आप लोग तैयारी करना शुरू कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, मित्रों।